Hi, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government, GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for MSc 4th semester Mathematics, subject Programming in C with ANSI features, paper 5th A, unit 2nd, pointer. This is the 5th lecture. In this lecture, we have covered strings in a C language. So, what is the string? तो सी में स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होता है जो टर्मिनेट होता है विथ नल करेक्टर, और नल करेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बैकस्लैश और जीरो से। तो कोई भी स्ट्रिंग है वो सेट ऑफ करेक्टर्स होता है और टर्मिनेटेड होता है नल करेक्टर से। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है करेक्टर सी स्ट्रिंग। तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज करते हैं तो वो डबल कोट में इनक्लोज करते हैं। तो डबल कोट में जब हम इनक्लोज करते हैं तो वो स्ट्रिंग जो करेक्टर सेट ऑफ करेक्टर है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है सी को सी में, तो सी एक वेरिएबल है जिसके अंतर्गत इस तरीके से सी पहला ब्लॉक में आ जाएगा, फिर उसके बाद हमने स्पेस दिया तो स्पेस हो गया, फिर STRING एंड लास्ट में बैकस्लैश और जीरो जो दिख रहा है दिस इज ए नल करेक्टर। तो हर स्ट्रिंग को जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल में, और ये वेरिएबल कैसा होना चाहिए, एरे टाइप का वेरिएबल होगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल की यदि हम बात करते हैं सी में तो वो एक ही करेक्टर को स्टोर करता है। तो यदि हमको एक से ज़्यादा करेक्टर को स्टोर करना है तब हमको एरे की ज़रूरत पड़ेगी करेक्टर टाइप, और उसी एक से ज़्यादा करेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक एरे हमने डिफाइन किया है, आप देख सकते हैं, और उस एरे में हमने इनिशियलाइज किया है। तो स्ट्रिंग को या तो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर हम किसी स्ट्रिंग में एरे में हम उसको कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्लेरेशन, कैसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स है इस तरीके से, हम डेटा टाइप्स होगा, दिस इज अ डेटा टाइप्स करेक्टर। तो स्ट्रिंग के लिए हमको सीधा सीधा करेक्टर ही हम लिखेंगे यहाँ पर, और उसका वेरिएबल का नाम और उसकी साइज, और साइज क्या इंडिकेट करेगा कि उस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हम रखना चाहते हैं +1, क्योंकि लास्ट में नल करेक्टर स्टोर होता है, उसके लिए एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी करेक्टर का लेंथ होगा उस लेंथ से एक ज़्यादा का साइज हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मान लो हमारे पास 8 करेक्टर है तो हमको जो साइज लेना होगा वो 9 करेक्टर का लेना होगा, क्योंकि 8 करेक्टर में 8 वैल्यू आ जाएगा और 9वें नंबर के ब्लॉक जो होगी यहाँ पर क्या होगा, नल करेक्टर स्टोर होगा। तो एग्जांपल पे यदि हम देखते हैं यहाँ पर करेक्टर S9 हमने लिया, मतलब एक S वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया एज अ करेक्टर टाइप और 9 साइज है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे 8, और 9वें नंबर का जो करेक्टर होगा वो होगा नल करेक्टर। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल यदि हमको बनाना है तो करेक्टर एरे हम उसको डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा आता है अब इनिशियलाइजेशन। हम इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जब हम किसी करेक्टर को या एरे करेक्टर एरे को डिक्लेयर करते समय उसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं उसी को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे इनिशियलाइजेशन हम करना चाहते हैं तो कई तरीके से हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका है करेक्टर सी हमने दिया डबल कोड में ABCD, इसका मतलब ये हुआ कि ABCD सी में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने दिया करेक्टर्स, यहाँ पर हमने साइज डिफाइन कर दिया, तो सी की साइज है 50, लेकिन उसके अंदर 4 करेक्टर स्टोर होगा और 5वां करेक्टर होगा वो नल करेक्टर। तीसरे प्रकार से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक एक करेक्टर को हम सिंगल कोड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक एक करेक्टर को हम लिखेंगे सिंगल कोड में, कॉमा, फिर दूसरा करेक्टर, फिर तीसरा करेक्टर, चौथा करेक्टर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, नल करेक्टर। तो इस तरीके से
हम इनिशियलाइज कर सकते हैं तीसरे प्रकार में। चौथे प्रकार में यदि हम इनिशियलाइज करना चाहते तो हम साइज यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। जैसे 5 हमने डिफाइन किया, क्यों 5 किया? क्योंकि हमारा 4 कैरेक्टर है और 5वां क्या है? नल कैरेक्टर है, तो इसलिए हम 5 लिए हैं। यदि हम नहीं लेंगे इसका साइज को तो ऑटोमेटिकली जितना उसका साइज होगा उतना ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर कोई साइज नहीं लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ABCD तो अपने आप ये 5 कैरेक्टर की साइज एरे बना लेगा। यहाँ पर हमने 50 लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 कैरेक्टर का तो यूज़ करेगा, लेकिन उसके बाद की पूरी साइज जो होगी उस एरे की वो ब्लैंक रहेगी। तो यहाँ पर मेमोरी स्पेस एक्स्ट्रा हो गया। मतलब इस C को यदि हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो 50 बाइट का स्पेस ले लेगा, जबकि यहाँ पर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो 5 बाइट का स्पेस लेगा। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं तो ये 5 बाइट का स्पेस लेगा, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं तो 5 बाइट का स्पेस लेगा। तो इस तरीके से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते समय कई प्रकार का तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन समझ में आ गया। डिक्लेरेशन मतलब हुआ किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करना, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करना। इनिशियलाइज करना मतलब डिक्लेयर करते समय उसमें कोई वैल्यू को असाइन करना। तो इस प्रकार से स्ट्रिंग वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं इनिशियलाइज करने का, तो किस प्रकार से हम इनिशियलाइज करेंगे, तो इनिशियलाइज करने का एग्जाम्पल इस तरीके से है। जैसे हमने अभी पिछले वाले में हमने देखा, कैरेक्टर एरे हमने डिफाइन किया है और वैल्यूज़, जो भी वैल्यू हमको डालना है वो डबल कोड में होगा, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि सेट ऑफ कैरेक्टर्स है और सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम डबल कोड में इनक्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया इस प्रकार से, देख सकते हैं आप, ये ABCD को हमने स्टोर किया पिछले, अभी जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, तो वो किस प्रकार से स्टोर होगा, इस प्रकार से स्टोर हो जाएगा। पहले वाले जो ब्लॉक है 0 नंबर इंडेक्स पे A, दूसरे वाले 1 नंबर इंडेक्स में B, C 2 नंबर इंडेक्स में और D 3 नंबर इंडेक्स में, और चौथे नंबर पे चूंकि यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, डबल कोड है, तो वो समझ जाता है ये स्ट्रिंग है, इसलिए ऑटोमेटिकली फिल कर देगा लास्ट ब्लॉक में। तो इस प्रकार से हम इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रिंग को या कैरेक्टर एरे को। नेक्स्ट हम देखते हैं असाइन करना वैल्यू स्ट्रिंग में। तो जनरली हम किसी भी स्ट्रिंग को किसी एरे में असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि C सपोर्ट नहीं करता है इस प्रकार से किसी भी प्रकार का असाइन। हाँ, इनिशियलाइजेशन सपोर्ट करता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब हमने बताया कि डिक्लेयर करते समय हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का असाइन C लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो हमने लिखा है ये एक्चुअल में रॉन्ग है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा यदि हम करते हैं तो कंपाइलर एरर आ जाएगा और इस प्रकार से एरर आपको दिखाएगा कि स्ट्रिंग एरे टाइप में हम नॉट असाइनेबल, मतलब एरर है कि किसी भी इस एरे में हम एक साथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग को हम असाइन नहीं कर सकते। यदि हमको असाइन करना ही है, मान लीजिए, तो एक एक कैरेक्टर को एक एक ब्लॉक में असाइन करेंगे तब लेगा, और एक साथ स्ट्रिंग को इस तरीके से असाइन नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। कैरेक्टर एरे यदि हमने बनाया है और उसमें कोई स्ट्रिंग को असाइन करना चाहते हैं तो असाइन नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम कैरेक्टर या एरे में किसी भी स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं रीड करना, किसी भी वेरिएबल पे स्ट्रिंग को रीड करना। तो रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन के द्वारा हम किसी भी वेरिएबल में या कैरेक्टर एरे में हम स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगा, ये तब तक रीड करेगा जब तक उसको वाइट स्पेस नहीं मिल जाता। वाइट स्पेस का मतलब है इस तरीके से, यदि हम कोई स्ट्रिंग में जैसे ही स्पेस डालते हैं तो वो समझ जाएगा कि आगे नहीं है,
जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही समझ जाएगा, आगे नहीं है। टेप जैसे ही हम देते हैं तो ये सब वाइट स्पेस कहलाता है। तो स्ट्रिंग में जब हम इनपुट लेते हैं स्कैन फंक्शन के द्वारा, तो सिर्फ वो वहीं तक का कैरेक्टर को लेगा जहां तक उसको स्पेस नहीं मिलता है। जैसे ही स्पेस मिलेगा वैसे ही वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, कैरेक्टर एरे हमने बनाया नेम, और इसमें हमने लिया, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हम %s यूज़ करेंगे। आपने पहले पढ़ा होगा, कैरेक्टर की बात करते हैं %c होता है, लेकिन जब स्ट्रिंग को एक साथ लेना होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे %s। और नेम इज़ अ वेरिएबल। तो जब हम यहाँ पर नेम को इंटर करते हैं, जैसे हमने लिखा डेनिस रिची, तो डेनिस के बाद हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया, यहाँ पर हमने स्पेस दिया है। तो स्पेस दिया है मतलब वो सिर्फ कहाँ तक को लेगा, डेनिस तक को लेगा, रिची को इस एरे में शामिल नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जब भी इसके नेम के थ्रू हम इस रीड करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग को, तो सिर्फ वो वहीं तक लेगा जब तक कि उसको वाइट स्पेस नहीं मिलता है। जैसे वाइट स्पेस मिलेगा तो आगे का पोर्शन को स्टोर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कैन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ डेनिस को ही रखेगा। हम भले ही लिखेंगे डेनिस रिची, लेकिन डेनिस के बाद स्पेस यदि जैसे दिया तो आगे का पोर्शन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, यदि हम चाहते हैं कि हाँ स्पेस नहीं देंगे तो पूरा ले लेगा, डेनिस रिची पूरा लेगा, लेकिन जैसे ही स्पेस देंगे या टेप देंगे या एंटर करेंगे तो उसके बाद जो भी कैरेक्टर लिखेंगे या जो स्ट्रिंग लिखेंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इसके नेप में ये लिमिटेशंस है। हम कंटिन्यूटी यदि लिखते जाते हैं बिना स्पेस के बिना टेप के, तभी तो वह इनपुट लेगा उतने तक का, और जैसे ही स्पेस या कुछ देते हैं तो आगे के कैरेक्टर को एक्सेप्ट रीड नहीं करेगा। तो रीड हो गया इसके नेप के थ्रू। और डिस्प्ले करना होता है, यदि हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ फंक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है, वही प्रिंट एफ को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ लगाना क्या है हमको, %s। तो %s के द्वारा हम रीड करेंगे स्कैन एफ में, और %s के द्वारा उस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो ये क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे कि अभी इसमें जो लिमिटेशंस है उस लिमिटेशंस को हम कैसे दूर करेंगे। तो उसके लिए दूसरा फंक्शंस है, पूरे टेक्स्ट को हमको रीड करने के लिए गेट्स का हम यूज़ करेंगे। तो ये जो गेट्स फंक्शन है, ये गेट्स फंक्शन जो है, ये गेट्स फंक्शन स्ट्रिंग को जब तक कि हम एंटर नहीं करेंगे तब तक पूरे कैरेक्टर्स को लेगा। ये अलाउ करेगा स्पेस को, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो समझ जाएगा लाइन। तो रीड लाइन मतलब एक पूरे लाइन को हमको यदि इनपुट करना है तो एक लाइन कब कहलाएगा, जब हम एंटर की करेंगे तब वो अपना लाइन टर्मिनेट कहलाएगा। तो ये गेट्स फंक्शन जो होता है, जब हम पूरे एक लाइन को हमको स्कैन करना है, किसी वेरिएबल पे रीड करना है, तब हम यूज़ करते हैं। और पुट्स उसी वेरिएबल के जो वैल्यूज़ है उसको हमको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं पुट्स। तो पूरे लाइन को रीड करना, पूरे लाइन को डिस्प्ले करना, तो पूरे लाइन को रीड करने के लिए गेट्स है, और पूरे लाइन को प्रिंट करने के लिए क्या है, पुट्स है। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, नेम लिया है 30 का एरे हमने बनाया, इंटर नेम हमने किया, और हमने यहाँ पर यूज़ किया गेट्स नेम। तो जो नेम में हम एंटर करेंगे, लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इनपुट लिया, इंटर नेम में हमने लिखा l डॉट स्पेस k डॉट स्पेस गवेल। तो ये यहाँ पर स्पेस हम दे रहे हैं। तो ये यदि इसी को स्कैन एफ में करते तो सिर्फ l डॉट तक लेता, लेकिन गेट्स में ये पूरा स्ट्रिंग को रीड करेगा, और उस स्ट्रिंग को पुट्स फंक्शन के द्वारा हमने प्रिंट किया, तो इस प्रकार से उसको प्रिंट करेगा। तो अब यहाँ पर दोनों चीज़ें समझ में आ गई है। स्कैन एफ के द्वारा भी हम रीड कर सकते हैं और गेट्स के द्वारा भी रीड कर सकते हैं। स्कैन एफ में प्रॉब्लम यह है कि वो वाइट स्पेस को नहीं लेता है, उसके पहले जितने कैरेक्टर है उसको एक्सेप्ट करेगा, जबकि गेट्स में न्यू लाइन तक, लाइन जब तक हम एंटर नहीं करते हैं तब तक हम स्ट्रिंग को इनपुट करवा सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा गेट्स और पुट्स का फंक्शन का यूज़, जिसके द्वारा हम किसी भी वेरिएबल में हम स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं और उस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसको पुट्स के द्वारा हम डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को फंक्शन में हम कैसे पास करेंगे। इसको हमने पिछले लेक्चर में हमने एक बार बताया था, एरे को पास करना सेम है, क्योंकि ये भी एक वन डायमेंशनल एरे है और वन डायमेंशनल एरे को हमको फंक्शन में पास करना हमने पहले देख चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि किसी स्ट्रिंग को फंक्शन में कैसे पास करना है, तो इसलिए हम दोबारा यहाँ पर एक बार और डिस्कस कर ले रहे हैं उसको, कि इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले स्ट्रिंग। डिस्प्ले स्ट्रिंग में जो हमने अंदर रखा है वो str एरे टाइप का है, ये दिख रहा है, और इस एरे को हमने यहाँ पर पुट्स के माध्यम से str को हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। बस सिंपल 2 लाइन का हमने स्टेटमेंट लिखा है इस डिस्प्ले वाले फंक्शन में। प्रिंट एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए है ये स्ट्रिंग आउटपुट, और पुट्स में जो यहाँ पर वेरिएबल है कौन सा, str में जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हमने पुट्स में क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। अब मेन फंक्शन में यदि हम आते हैं तो मेन फंक्शन हम देखते हैं, हमने यहाँ पर प्रिंट इंटर स्ट्रिंग हमने लिया और गेट्स के माध्यम से हमने क्या किया, इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद हम इसमें जो वैल्यू होगा, str इज एरे स्ट्रिंग, तो इसको हमने क्या किया, इस डिस्प्ले फंक्शन में हमने कॉल किया। तो इस डिस्प्ले फंक्शन में हम कॉल किया तो यहाँ पर जो str की जो वैल्यू है, ये str की जो भी वैल्यू होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा l के गबेल, तो str में क्या मिल जाएगा, l के गबेल, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और यहाँ पर इस str में इसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद उस वैल्यू को ये पुट्स के माध्यम से प्रिंट कर देगा। यहाँ पर एक चीज़ रिटर्न 0 लिखें, चूँकि हमने यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है इसलिए हमने रिटर्न 0 लिख दिए हैं। यदि हम वाइड करते तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल रिटर्न कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से किसी स्ट्रिंग को फंक्शन में हम पास करेंगे और उसको पास करने के लिए हम कैसे लिखेंगे। तो जब भी हमको किसी स्ट्रिंग को फंक्शन जब बना रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है कि उसका कैरेक्टर एरे होना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रिंग और पॉइंटर का रिलेशन हम देखते हैं कि स्ट्रिंग एक प्रकार का कैरेक्टर एरे है और पॉइंटर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। तो किस प्रकार से स्ट्रिंग और पॉइंटर का एक रिलेशंस है वो हम देखते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा हमने प्रीवियस में एक एरे और पॉइंटर को हमने डिस्कस किया था। तब वहाँ पर स्ट्रिंग मान लिए कैरेक्टर एरे की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पर हमने देखा था इंटीजर एरे को हमने बात किया था पॉइंटर में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से एरे स्ट्रिंग को पॉइंटर कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे स्टोर करता है, और हम उस पॉइंटर के द्वारा उस स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो एग्जांपल हम देखते हैं इसका, स्ट्रिंग और पॉइंटर का एग्जांपल। हमने एक नेम लिया, इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर क्या किस चीज़ को इनिशियलाइज किया है, एक नेम को हमने इनिशियलाइज किया, हैरी पॉटर। जैसे ही हमने नेम को इनिशियलाइज करेंगे वैसे ही इस बॉक्स में आप देख सकते हो एच पहले वाले इंडेक्स में, ये इंडेक्स नंबर है 1 2 3 4 5 12 तक जाएगा, और क्योंकि टोटल 11 कैरेक्टर है स्पेस इंक्लूडिंग, और 12वें नंबर का क्या है, वो 12वें नंबर का जो है नल कैरेक्टर है, ये नल कैरेक्टर है। तो जैसे ही हमने कैरेक्टर नेम बिना साइज के हमने लिखा, इनिशियलाइज करते समय हम लिख सकते हैं तो उतना स्पेस ले लेगा। तो बिना साइज को हमने यहाँ डिफाइन किया, इसलिए इसका साइज क्या बन गया होगा, 12 साइज का बन गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंट %c एक्स्ट्रिक नेम हमने पहले बताया किसी एरे की बात करते हैं और उसमें कोई इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो बेस एड्रेस को इंडिकेट करता है। तो बेस एड्रेस में हमने क्या लगा दिया है, पॉइंटर लगा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसको प्रिंट करेगा, तो बेस एड्रेस कौन सा होगा, इसका शुरुआत एड्रेस ये है h, मतलब एक नेम का 0 नंबर का जो एड्रेस होगा वो बेस एड्रेस होगा।
अब जब हमने पॉइंटर नेम किया है तो उस एड्रेस में जो वैल्यू है, तो क्या वैल्यू है यहाँ पर, h है, तो किसको प्रिंट करेगा, h को प्रिंट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम प्रिंट टैप हमने किया है इसमें, तो क्या प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा इस लाइन से, ये वाला लाइन जो दिख रहा है इस लाइन से किसको प्रिंट कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है h को। फिर हमने क्या किया, नेम +1, मतलब बेस एड्रेस में +1 किया तो नेक्स्ट एड्रेस जाएगा। तो नेक्स्ट एड्रेस में क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट एड्रेस में ये है। तो जैसे ही हमने प्रिंट टैप करेंगे %c में बेस एड्रेस में +1, हमने पहले देख लिया पॉइंटर में अर्थमेटिक में कि हम +1 करेंगे तो एक एड्रेस आगे जाएगा, तो एक एड्रेस आगे जाएगा तो उस एड्रेस में है, तो उस एड्रेस में हमने पॉइंटर यूज़ किया है। तो क्या करेगा, नेक्स्ट एड्रेस में जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा। तो वो वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो वैल्यू है ए को प्रिंट किया। अब हम देखते हैं +7, नेम में बेस एड्रेस में हम 7 प्लस कर रहे हैं, तो 7 प्लस कर रहे हैं तो कौन सा चीज़ आएगा, तो नेम में इसका बेस एड्रेस जो भी है उसमें हम +7 कर देंगे, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है तो 7 हम प्लस करेंगे, तो इसमें 7 प्लस करेंगे तो 7th ब्लॉक, 7th ब्लॉक कौन सा, 7th ब्लॉक में क्या स्टोर है यहाँ पर, ये है 7th। तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा एक कैरेक्टर, %c हम बात कर रहे हैं तो एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, तो ये कौन सा प्रिंट करेगा, ओ को प्रिंट करेगा, क्योंकि 7th नंबर ब्लॉक में क्या है, वो है। अब हम देखते हैं पॉइंटर, हमने एक नया डिक्लेयर किए हुए हैं कैरेक्टर पॉइंटर। ये कैरेक्टर पॉइंटर जब हमने लिखा हुआ है, इस कैरेक्टर पॉइंटर को आप जो कैरेक्टर है इसको आप इनिशियलाइज यहाँ पर कर देंगे, कहाँ पर कर देंगे, इस जगह, ये जो हैरी पॉटर लिखे हैं उसके नीचे आप डाल सकते हैं इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये इस प्रकार का डिक्लेरेशन सी में नहीं लेता है जब हम कोई स्टेटमेंट लिख चुके रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके से हमने लिखा है, और नेम पॉइंटर में हमने किसको स्टोर कर दिया है, नेम को स्टोर कर दिया है। मतलब क्या हुआ, इस नेम पॉइंटर हमने लिखा तो नेम के एड्रेस को स्टोर कर दिया। हमको पहले से मालूम है कि यदि हम एम्परसेंट नेम 0 भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से, ये जो हमने लिखा है इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, एम्परसेंट नेम और ब्रैकेट में 0, ये ब्रैकेट में इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम नेम लिखेंगे, इन दोनों का मतलब सेम है। तो इस प्रकार से हमने नेम लिखा, या पहला बेस एड्रेस को हमने इस पॉइंटर में रख दिया। अब आप देखते हैं यहाँ पर %c हमने क्या लिखा, नेम पॉइंटर, तो सेम चीज़ थी, पहला बेस एड्रेस है इसका, तो ये बेस एड्रेस है तो किसको प्रिंट कर रहा है, ये इससे किसको प्रिंट करेगा, h को प्रिंट करेगा। फिर +1 हमने किया तो सेम a को प्रिंट करेगा, फिर +7 हमने किया तो वो को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे को हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं और एरे को स्ट्रिंग को हम पॉइंटर के थ्रू असाइन कर रहे हैं, तो भी हमको आउटपुट सेम मिल रहा है। तो इसमें एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि हम किसी स्ट्रिंग को हम एज अ पॉइंटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रिंग और पॉइंटर है, जिसमें किसी स्ट्रिंग को हम किसी पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। जब पॉइंटर में हम जब स्टोर करते हैं तो वो बेस एड्रेस को ही लेगा और उसी बेस एड्रेस से हम आगे का वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसी बेस पे हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम किसी भी स्ट्रिंग है उसका लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले लॉजिक क्या होगा ये हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्टोर किया है एल की गवेल, तो इसका लेंथ जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, तो इसका लेंथ इसको देखने से कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इसका लेंथ क्या है 7। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फाइंड करने का जो लॉजिक है वो हम एक एक ब्लॉक को देखते जाएंगे और उस ब्लॉक को हम मैच करेंगे कि ये नल कैरेक्टर तो नहीं है क्या, क्योंकि हमको पता है कि जो भी स्ट्रिंग होता है लास्ट में नल कैरेक्टर होता है। तो हमको सबसे पहले किसको सर्च करना है,
हर ब्लॉक को चेक करना है और इसी को फाइंड करते जाना है कि ये नल कैरेक्टर तो नहीं है। यदि नल कैरेक्टर नहीं है तो हम उसको काउंट करते जाएंगे। जैसे ये पहला ब्लॉक को हमने लिया, ये नल कैरेक्टर नहीं है तो हमने इसको काउंट किया 1। फिर दूसरा ब्लॉक में आए, फिर ये नहीं है नल कैरेक्टर, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 के बाद फिर से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, नल कैरेक्टर। जैसे ही नल कैरेक्टर मिल जाएगा तो हम टर्मिनेट कर देंगे। तो हमारा लास्ट जो पोजीशन है काउंटर का, काउंट जो किया है वो 7। तो इस प्रकार से इसका लेंथ हमको मिल जाएगा और उसी को हम इस प्रोग्राम के द्वारा से हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से वो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इनपुट लिया एक स्ट्रिंग, गेट्स से हमने इनपुट ले लिया और हमने इनिशियल लेंथ हमने क्या मान लिया है, 0 मान लिया है। हम एक वेरिएबल लिया है जिसका लेंथ क्या है, 0 है। अब s की वैल्यू 0 वाली को हम पहले चेक करते हैं। ए लेंथ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पहली बार में 0 है और s0। तो s0 मतलब कौन सा हुआ है, ये s है और इसका 0। तो s0 कौन सा होगा, ये s0 इज नॉट नल कैरेक्टर, s0 इज अ नॉट नल कैरेक्टर। तो यहाँ पर इसके क्या हो जाएगा, s हो जाएगा और 0। तो s0 क्या है, s0 में l है तो नॉट नल कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ नल कैरेक्टर, नॉट नल कैरेक्टर, l है नल कैरेक्टर नहीं है। तो इसलिए क्या किया, लेन को प्लस प्लस किया। चूंकि ये वाइल लूप में हम एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं इसलिए हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। यदि आपको लगाना चाहते हैं कर्ली ब्रेसेस तो आप कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर उसका क्लोज हो जाएगा। और सिंगल लाइन स्टेटमेंट में लूप में कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वाइल के बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर लेन प्लस प्लस, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये ऑप्शनल है सिंगल लाइन स्टेटमेंट में, तो आपको ये भी समझना है। अब क्या हो जाएगा, लेन प्लस प्लस मतलब अब लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। तो अब s1 की बात करते हैं। तो s1 में क्या है, k है। तो ये भी नॉट करेक्ट नल है, नॉट नल कैरेक्टर है। तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 चेक करेगा। फिर 3, 4, 5, 6 में यदि आते हैं, 6 की यदि हम बात करते हैं तो अब हम देखते हैं s6, x6 क्या है, s6 में क्या है हमारे पास, l है। तो ये भी नॉट नल कैरेक्टर। फिर क्या हो जाएगा, लेन प्लस प्लस आगे बढ़ेगा। तो अब कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, s7, s7। तो s7 की यदि हम बात करते हैं तो s7 में क्या है वैल्यू, s7 में वैल्यू है नल कैरेक्टर। तो ये नॉट नल कैरेक्टर, जबकि यहाँ पर s7 में क्या मिल गया, नल कैरेक्टर। तो क्या हो जाएगा, अब इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो लेन में लेन की वैल्यू कितनी है, अभी लेन वेरिएबल में स्टोर क्या हुआ है, लेन में स्टोर है लेन इक्वल टू कितना आया है अभी, 7। क्योंकि 7th मिला है तभी तो उसको नल कैरेक्टर मिला। जैसे ही नल कैरेक्टर मिला वैसे ही टर्मिनेट हुआ। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इस प्रोग्राम से हम किसी भी स्ट्रिंग को एक एक ब्लॉक को चेक करते हुए उसका लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये लॉजिक है, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे विदाउट यूजिंग फंक्शन। हम आगे देखेंगे कि इसके लिए ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन हम बिना फंक्शन को यूज़ किए हम प्रोग्राम के द्वारा किसी स्ट्रिंग का लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है। यदि सेम है तो 0 होगा और सेम नहीं है तो जो भी वैल्यू हमको, या सीधा बात करें यदि दोनों सेम है तो सेम मिल जाना चाहिए और नहीं है तो नहीं होना चाहिए। तो अब हम कंपेयर करते हैं, दो स्ट्रिंग लेते हैं। पहला स्ट्रिंग हमने लिया s1 और दूसरा स्ट्रिंग हमने लिया s2।
तो हमने लेंथ निकालना पड़ेगा। और एक हमने वेरिएबल लिया फ्लैग। ये फ्लैग इसलिए लिए हैं कि यही बताएगा कि कंपेयर कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यदि सभी के सभी कंपेयर हो जाता है तो 0 को हम 1 में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, लेंथ उसका 1 हो जाएगा। तो इसका लॉजिक ये है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसका लॉजिक आप देखें कि S1 के 0 वाले ब्लॉक को S2 के 0 वाले ब्लॉक से कंपेयर करेंगे, ये दोनों सेम है क्या। यदि दोनों सेम है तो फिर हम आगे जाएंगे, फिर सेम मिलेगा तो फिर आगे जाएंगे, फिर सेम मिलेगा तो फिर आगे जाएंगे, फिर सेम मिलेगा तो आगे जाएंगे, फिर सेम मिला फिर आगे जाएंगे। लूप आगे बढ़ते जाएगा, कब तक, जब तक वो डिफरेंस नहीं मिल जाता। फिर सेम मिला आगे जाएंगे। तो कब तक जाएंगे इसको इस तरीके से, जब तक कि हमारा कंडीशंस क्या हो जाता है, नल करेक्टर इसमें मिल जाए, और दोनों में जब तक नल करेक्टर मिल जाता है। यदि इसमें नल करेक्टर मिल गया तो भी हम टर्मिनेट कर देंगे, और इसमें नल करेक्टर मिल जाएगा तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम रहेगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। यदि दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम नहीं है तो कंपैरिजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा है, तो वो बराबर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो अब हम इसको देखते हैं इस लॉजिक के थ्रू कि किस प्रकार से हमने प्रोग्राम को दिया है। तो पहले हमने गेट CS में हमने लिया, गेट्स में पहला स्ट्रिंग को लिया, और गेट्स में हमने पहला स्ट्रिंग को लिया ये S1 में, फिर इनपुट दूसरा स्ट्रिंग को लिया। तो इस प्रकार से S1 और S2 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लूप चला रहे हैं। तो लूप चला रहे हैं, देखें पहला स्ट्रिंग को हम कब तक ले जाएंगे, जब तक कि नल करेक्टर नहीं मिल जाता है, और दूसरा स्ट्रिंग को भी हम कब तक ले जाएंगे, जब तक कि वो भी नल करेक्टर नहीं मिल जाता है। मतलब दोनों का नल करेक्टर मिलना जरूरी है, तब तक हमको खोजते हुए जाना है। अब हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, लेन इक्वल टू 0 है तो S1 0, तो S1 0 मतलब 0 नंबर ब्लॉक, दोनों को हमने चेक किया नॉट इक्वल। यदि नॉट इक्वल है ये दोनों तो क्या कर देना है, उसको फ्लैग इक्वल टू 1 हो जाएगा और बाहर निकल जाना है। क्लियर। और जब इक्वल है तो फिर से आगे चला जाएगा, फिर इक्वल है तो आगे चला जाएगा। जैसे फिर इक्वल है तो आगे, जहां पर डिफरेंस मिलेगा उसको नहीं मिलेगा तो वहां पर वो टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा उस लूप से। लेकिन जैसे ही उसको इक्वल मिलते जा रहा है वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। कब तक, जब दोनों नल करेक्टर मिल जाता है। तो हमने इसको क्या रख दिया, फ्लैग इक्वल टू 1, और ब्रेक हमने कर दिया। ब्रेक करने के बाद इस लूप से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद लेन को हमने प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि ये लेन काउंटर है, पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक तीसरा ब्लॉक। तो इसी लेन के कारण ही क्या हो रहा है, इसी लेन के कारण हमारा एक एक ब्लॉक चल रहा है, लूप के अंदर का है। और ये जो दिख रहा है ये कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस इफ का है। मतलब यदि हम बात करें, ये इफ ब्लॉक है ये यहाँ तक का, और ये जो दिख रहा है ये हमारा वाइल ब्लॉक है। यदि हम यहाँ से बात करें ये हमारा वाइल ब्लॉक है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज है इफ के लिए है, और ये कर्ली ब्रेसेस और ओपन है जो है वो वाइल लूप का है। और वाइल लूप में हमने इंक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट इसलिए किया है कि नेक्स्ट ब्लॉक में जानते जाना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम S1 और S2 की बात कर रहे हैं तो टर्मिनेट कब होगा, यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, तो अब ये फ्लैग हमको मिल गया। जैसे ही फ्लैग, यहाँ पर फ्लैग पहुँचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचेगा, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है। तो L1 और L जो है S6 और S6 की वैल्यू सेम है। आगे हमने जैसे गया तो मतलब 0 से लेकर 6 तक की वैल्यू हमको सेम मिला, इसलिए फ्लैग इस इफ ब्लॉक में ये पहुंचेगा ही नहीं। तो हमारा फ्लैग की वैल्यू क्या है, अभी 0 ही है। तो 0 ही है, तो अब हम फ्लैग को चेक करेंगे। इफ फ्लैग इक्वल टू 0 देन बोथ स्ट्रिंग आर सेम, मतलब दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। और यदि फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब किसी न किसी ब्लॉक में वो डिफरेंस वैल्यू मिला, क्योंकि इस इफ के अंदर पहुंच गया मतलब डिफरेंस वैल्यू
मिल गया, तब अब दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, सेम नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने S1 और S2 को हमने कंपेयर किया। वैसे हम दूसरा एग्जांपल इसी में ही हम लेते हैं कि S2 की वैल्यू को हम दूसरा ले लेते हैं, तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कंपेयर हो रहा है। तो अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए S1 हमारा L के गवेल है और S2 में सिर्फ हमने 2 लेटर इनपुट करा है L के। अब हम चेक करना चाहते हैं कि S1 और S2 बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए फिर से इसी लूप में हम चलते हैं, पहले चेक करते हैं। तो L1 पहला ब्लॉक इसके साथ सेम है, ठीक है, लेन आगे बढ़ेगा। दूसरा ब्लॉक सेम है, ठीक है, आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, तीसरे में जाएगा तो ये हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कंडीशन फेल हो गया, तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये फेल हो जाएगा तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा लेन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 शुरू में था 1, और जैसे ही ये 2 हुआ, लेन की वैल्यू 2 हुआ तो क्या हो गया, हमारा टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसकी जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंस है, तो ये किसी भी हालत में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम है। अब आगे का प्रोग्राम को हम देखते हैं। कंपैरिजन तो हम यहाँ पर समझ में आ गया है, जब पूरी तरीके से कंपेयर हो जाएगा तब जो फ्लैग है वो 0 ही रहेगा, और जब पूरी तरीके से कंपेयर नहीं होगा या कहीं पर डिफरेंस आएगा तो ये फ्लैग 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो ये फ्लैग 1 नहीं है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर है कि इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ जो है 7 है, तो इस कारण से ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अब हम आगे प्रोग्राम को हम आगे देखते हैं कि आगे वाले पोर्शंस में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि कंपैरिजंस कैसे करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। तो अब आ गया यहाँ पर मेन चीज़, देखिए अब हमने फ्लैग इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो स्ट्रिंग S1 का लेंथ है वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, नॉट, जो क्योंकि 7 हुआ है नल करेक्टर, और दूसरे का भी नल करेक्टर, जबकि पहले दूसरे वाले एग्जाम्पल में ये वहाँ पर नल करेक्टर नहीं था, वहाँ पर कोई करेक्टर था। S2 में नल करेक्टर पे हम पहुँच गए, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल में ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल। लेकिन पहले एग्जाम्पल में दोनों नल करेक्टर लास्ट तक गया था, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम था, इसलिए दोनों नल करेक्टर एक साथ पहुँचे थे। तो पहले एग्जाम्पल में हमारा स्ट्रिंग इक्वल है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में हमारा स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने उसको फिर से यहाँ पर रख दिया आपको समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, तो इसलिए ये यहाँ पर मिलेगा। नल करेक्टर एक ही पोजीशन पे मिल रहा है, लेंथ पे 7 पे, और फ्लैग 0 है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ था, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ तक तो दोनों सेम है और फ्लैग भी 0 है, लेकिन ये जो नल करेक्टर है ये पहला स्ट्रिंग में नहीं पहुंचा है, जबकि ये दूसरे में नल करेक्टर है। यहाँ पर दूसरे में नल करेक्टर हमको मिल गया है, तो ये देखें आप, यहाँ पर ये दूसरे नंबर के ब्लॉक में नल करेक्टर मिल रहा है, जबकि इसके दूसरे नंबर ब्लॉक में जी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यदि सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। और इस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिल गया है और यहाँ पर मिल गया है, इसलिए पहले एग्जाम्पल यदि पहले वैल्यू हम डालते हैं तो ये सेम है, और दूसरे को यदि हम डालते हैं तो ये बोथ स्ट्रिंग नॉट इक्वल। तो इस प्रकार से हमारा दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करना है थ्रू द प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आप इस प्रोग्राम को लिखिए, रन करिए, फिर आपको समझ में आ गया। पहला वैल्यू हमने डाला, दूसरा वैल्यू डाला, अब 2-3 वैल्यू अलग अलग प्रकार के आप डाल कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पर किसको इक्वल बता रहा है और किसको इक्वल नहीं बता रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करना, दो स्ट्रिंग को जोड़ा। मान लो हमारे पास S1 एक स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग S2 है, तो हम चाहते हैं कि S2 को S1 में हम ऐड करें, जोड़ें। कॉन्केटनेट का मतलब होता है S1 में
हम किसको जोड़ना चाहते हैं, S2 को। तो जहाँ L के जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से क्या शुरू हो जाए, ये शुरू हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्केटनेस। तो इसका लॉजिक को हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसा हम इसको सर्च करेंगे और कैसे हम ऐड करेंगे। तो हमने 2 एरे लिया है, तो सबसे पहले हम देखते जाएंगे कि इसका अंतिम वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू तक पहले हमको चले जाना है। तो यहाँ पर नल करेक्टर तक इसको जाना है, या इसका सीधी सीधी बात करें, जैसे ही नल करेक्टर मिलता है तो वहाँ तक हम चले जाना है। उसके बाद जैसे ही नल करेक्टर तक पहुँच गए हम पहले स्ट्रिंग में, तो दूसरे स्ट्रिंग के पहले वैल्यू को इस नल करेक्टर की जो लेंथ है उसमें हम प्लस करते जाएंगे इस तरीके से, और उस ब्लॉक में हम डालते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये ब्लॉक कहाँ पर मिला, 2 पे मिला, तो 2 पे हमको किसको डालना है, G को डालना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, G को डाल देंगे। फिर इसका 1 को किस में डालना है, 3 में डालना है। फिर 2 को यहाँ डालना है। फिर इस तरीके से और इस तरीके से हम इसको डालना है। कब तक डालते जाना है, जब तक कि इसका भी नल करेक्टर न मिल जाए। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में हम नल करेक्टर तक पहले पहुंच जाएंगे, फिर दूसरे स्ट्रिंग में शुरू से उसको उस ब्लॉक में हम प्लस करते जाएंगे, और कब तक करेंगे, जब तक कि हमको नल करेक्टर नहीं मिल जाता। तो ये लॉजिक है। तो ये दिख रहे हैं अलग अलग कलर के हमने बताए हैं, मतलब ये G इस कलर में जाएगा, ये इस कलर में जाएगा, इस तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है। और कब तक जाना है, जब तक कि नल करेक्टर नहीं आ जाता। और जैसे ही नल करेक्टर मिलेगा तो यहाँ पर I जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा तो 7वें नंबर में हमको क्या रखना पड़ेगा, नल वैल्यू, नल करेक्टर रखना पड़ेगा। स्ट्रिंग तभी कंप्लीट होगा जब लास्ट में उसका नल करेक्टर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखें, हमने 2 वेरिएबल लिया है, S1 और S2। S1 में हमने स्टोर कर दिया L के, और S2 में हमने स्टोर कर दिया गवेल। एक हमने int I और j लिया है लूप को फॉलो करने के लिए, चूंकि 2 लूप की ज़रूरत पड़ेगी। एक लूप यहाँ जाएगा, आगे तक जाएगा, दूसरा उस पर डालने के लिए काम आएगा। तो पहला लूप को हमने टर्मिनेट कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये टर्मिनेट करने का मतलब है कि हमने पहले लूप में पहले स्ट्रिंग का लेंथ को हमने फाइंड कर लिया, मतलब I इज अ लेंथ। तो जैसे ही ये लूप चलेगा यहाँ तक नॉट नल करेक्टर तक, तो I की वैल्यू क्या मिलेगी, हमको 2 मिलेगी। क्या मिलेगा, I की वैल्यू इस लूप से, यदि S1 को सर्च कर रहे हैं तो I की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये क्लियर। तो I की वैल्यू हमको 2 मिल गई, मतलब इस ब्लॉक में टर्मिनेट यहाँ पर हो रहा है। अब 2 से हम आगे किसको जोड़ते जाएंगे, J को जोड़ते जाएंगे। तो ये 0 तो 2 वाले में जाएगा, फिर +1 करेंगे तो 3 वाले में जाएगा। तो ये हमने दूसरे लूप में किए हैं, ये आप देखें। तो अब J इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, कब तक, इसके नॉट नल करेक्टर तक, और I को भी हम बढ़ाते जाएंगे और J को भी हम बढ़ाते जाएंगे। तो J की वैल्यू तो शुरू में क्या रहेगी, 0 है, और I की वैल्यू यहाँ से मिला है तो I की वैल्यू पहले से ही 2 रहेगा। तो J 0 हो जाएगा, मतलब J की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली बार में 0, J इक्वल टू 0। क्लियर, J की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। और I की वैल्यू 2 है पहली बार, तो क्या हो जाएगा, J की वैल्यू 0 है तो इसको चेक करेगा S2 में, नॉट नल करेक्टर, यस नॉट नल करेक्टर, ये S2 है तो नल नट करेक्टर G। तो क्या किया, SI प्लस S1I, S1I मतलब क्या होगा, ये है, इक्वल हमने क्या किया S2J, J की वैल्यू क्या है, 0, मतलब ये। तो इस ब्लॉक में हमने इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, असाइन कर दिया। तो कैसे बन गया वो, G आ गया, ठीक, ये आ गया। फिर उसके बाद फिर से दोनों इंक्रीमेंट होगा, तो I भी आगे बढ़ेगा और J भी आगे बढ़ेगा। तो जब अब I आगे बढ़ेगा तो पहले से 2 था तो एक जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और J क्या हो जाएगा 1। तो ये कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा, ये S1 में। इस तरीके से ये जाते जाएगा, कब तक जाएगा। अब हम लेते हैं J की वैल्यू क्या हो गई, 7, ठीक है। तो जैसे ही 7 मिलेगा तो क्या मिल गया, यहाँ पर नल करेक्टर मिल गया।
आई की वैल्यू 7 पे नल करेक्टर मिल गया। तो अब क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। चूंकि अभी तक हम यहाँ पर इतना ही भरे हुए हैं और हमको पता है कि लास्ट वैल्यू में हमको नल करेक्टर डालना है, इसलिए हमने I7 पे हमने क्या डाल दिया, नल करेक्टर को हमने यहाँ पर फिट कर दिया। तो इस प्रकार से हमने एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, कॉन्केटनेस कर दिया। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल हमको समझ में आ गया कि दो स्ट्रिंग को हमने किस प्रकार से ऐड कर दिया, कॉन्केटनेस किया। जब हम S1 को प्रिंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉन्केटनेस करने के बाद इस प्रकार से निकलेगा L के गवेल, L के पहले स्ट्रिंग का था और गवेल जो था वो दूसरे स्ट्रिंग में हमने उसको ऐड किया है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से दो स्ट्रिंग को हम कॉन्केटनेस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करना। तो स्ट्रिंग को हम कैसे रिवर्स करेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, कि हम पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं कि सबसे पहले कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हम ले जाएंगे कहाँ, अंतिम तक ले चलेंगे, इसका लेंथ निकाल लेंगे या अंतिम तक। तो इसका लेंथ मिल जाएगा हमारा 7, हमारा लेंथ क्या मिलेगा इसका 7। तो अब 7th - 1 मतलब इस वाले को, क्योंकि 0 से काउंट होता है तो लेंथ 7 है, 7 - 1 इस वाले को हम कहाँ रखेंगे, दूसरे स्ट्रिंग के 0 वाले ब्लॉक में। मतलब इसको हम कम करते जाएंगे 6 के बाद 5 और दूसरा वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगा। यदि i हम यहाँ पर लेते हैं तो i कम होते जाएगा और ये j क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये ध्यान रखें, अलग अलग कलर से हम इंडिकेट किए हैं। 6 देखो यहाँ पर आ गया, 5 वाले जो है 1 में आ गया, तो ये कम होते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। कब तक जाएगा, जब तक कि i का मान क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, या काउंट हमने जो किए हैं काउंटर का मान जब तक कि 0 नहीं हो जाता। तो इसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, बिगिन और एंड, और काउंट हमने लिया उसको काउंट करने के लिए कितना है, और बिगिन यहाँ से शुरू करेंगे, एंड यहाँ तक खत्म होगा। तो अब चलिए इसको एग्जाम्पल, इस प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं इसी एग्जाम्पल के द्वारा। तो हमने दो स्ट्रिंग लिया, एक हमने S लिया, S में हमने लिया L के गवेल को इनपुट कराया और उसका रिवर्स क्या होगा उसको हमको निकालना है। तो हमने इससे हमने निकाल लिया इसका लेंथ, ये दिख रहा है, इसका हमने क्या निकाल लिया, लेंथ। अभी हमने लेंथ का प्रोग्राम हमने देखा, नॉट नल करेक्टर काउंट प्लस प्लस किया, तो काउंट प्लस प्लस करने से क्या निकल गया, इसका लेंथ निकल गया। लेंथ निकलने के बाद हमारे पास पता चल जाएगा एंड हमने निकाला, तो एंड क्या होगा, ये 6 एक माइनस कर दिए कि लेंथ यदि 7th है तो एंड क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इस करेक्टर का, इस स्ट्रिंग का अंतिम अक्षर कहाँ पर है, 6 पे है, तो इसलिए उसको हमने एक जो भी लेंथ निकलेगा उससे हमने एक माइनस कर दिया। अब हम बिगिन करेंगे, ये यहाँ से यहाँ डालना है आर का बिगिन होगा और एस का एंड होगा, तो आर का बिगिन बढ़ते जाएगा और एस जो एंड है वो कम होते जाएगा, इस तरीके से। तो हमने एक लूप लिया है, देखिए बिगिन इक्वल टू 0 और बिगिन लेस देन काउंट, जो हमने काउंट किया था 6 तक जाना है उसको, और बिगिन प्लस प्लस, बिगिन को हमको इंक्लूड बढ़ते जाना है। तो अब यहाँ पर आर का बिगिन इक्वल टू एस का एंड, देखो अब यहाँ पर हमने डाल दिया आर का बिगिन, ये बिगिन है, इसमें हमने किसको डाला, एस के एंड को, मतलब यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एल को रख दिया। फिर एंड को हमने क्या किया, माइनस किया, तो एंड को माइनस करेंगे तो अब ये 5 आ जाएगा और बिगिन ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये अब 1 हो गया और ये 5 हो गया, तो 5 कहाँ चला जाएगा, 1 में। अगेन फिर से ये बढ़ेगा और एंड कम होगा। ये इस तरीके से कब तक चलते जाएगा, जब तक कि काउंट तक, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं लेंथ तक, जितना उसकी स्ट्रिंग का लेंथ है उससे एक कम। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से यहाँ तक हमने इस ब्लॉक में डाल दिया, दूसरे ब्लॉक में एक एक करेक्टर्स को। अब लास्ट में जब करेक्टर पूरा कंप्लीट हो गया तो अंतिम में रिवर्स होने के बाद लास्ट में हमको क्या रखना पड़ेगा, नल करेक्टर को रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो नल करेक्टर होगा, जो बिगिन प्लस होगा,
वो बिगिन प्लस में नल कैरेक्टर को हमने यहाँ पर अलग से स्टोर करना है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, कई बार गलतियाँ यहीं पर होती है। हम प्रोग्राम तो बना देते हैं, देख देते हैं, लेकिन ये क्यों किया गया ये नहीं समझ में आता है। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो नल कैरेक्टर नहीं है इसमें। नल तो स्ट्रिंग को बनाने के लिए नल कैरेक्टर बहुत जरूरी है। जब तक नल कैरेक्टर हम यहाँ पर नहीं रखेंगे तब तक वह स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बिगिन जो रिवर्स जो किए हैं उसमें नल कैरेक्टर डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिंपल एरे हमने बनाया है तो ये तो खाली है पूरा। एस में हमने लिया है तो एस में नल कैरेक्टर अपने आप आ गया है। जब लेकिन आर तो खाली है, आर में हम स्टोर कर रहे हैं एक एक ब्लॉक में, तो अंतिम वाली ब्लॉक में क्या करना पड़ेगा, नल कैरेक्टर को रखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे ही हमने इसको अंतिम में नल कैरेक्टर लेते हैं तो हमारा रिवर्स स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाता है। और रिवर्स स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो एस जो आर में जो वैल्यू है जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से हमको मिलेगा, उल्टा मिलेगा LEVAGKL। तो ये हमारा नल कैरेक्टर्स है, इस तरीके से इसको प्रिंट मिलेगा। तो ये समझ में आ गया कि किसी भी स्ट्रिंग को हम कैसे रिवर्स करेंगे थ्रू द प्रोग्राम विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। इन सब के लिए फंक्शन भी है, तो हम आगे फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। तो आपको इतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल फंक्शन को हम यूज़ करेंगे और वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा, ऑटोमेटिक लेंथ निकल जाएगा, ऑटोमेटिक कंपेयर हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैटकेटनेस हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी स्ट्रिंग की फंक्शंस है, प्री लाइब्रेरी फंक्शंस है। लेकिन वो फंक्शन कैसे काम करता है ये आपको बहुत ज़रूरी है कि समझना कि किस प्रकार से वो काम कर रहा है। अब हम देखते हैं फंक्शन के द्वारा अभी जो हमने काम किया थ्रू द प्रोग्राम, अब उसी को प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस स्ट्रिंग क्लास के लिए ऑलरेडी है स्ट्रिंग में। उसके लिए आपको string.h को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने हेडर फाइल में, और string.h को जैसे ही हम इंक्लूड करेंगे तो स्ट्रिंग फंक्शन को हम यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए strlen फंक्शन होता है, strlen फंक्शन से हम स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हैं। जो हमने प्रोग्राम के द्वारा स्ट्रिंग को लेंथ निकाले थे वो सीधा सीधा हम स्ट्रिंग का लेंथ इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं है, हमने स्ट्रिंग को लिया और ये एक ही लाइन का है, printf लेंथ ऑफ स्ट्रिंग %d डबल कोट कॉमा strlen str1। आप चाहो तो इसको एक वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ को, जैसे हम यहाँ पर चाहें एक int ले लिए, मान लो int हमने लिया l। तो आप चाहोगे तो यहाँ पर l इक्वल टू असाइन कर सकते हैं, l इक्वल टू में किसको, strlen ये str1 को इस तरह से str1। तो l को आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। इसके बदले इसको एक साथ यदि यहाँ पर समझने में दिक्कत जा रही है तो आप एक लाइन और जोड़ लो, एक इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो यहाँ पर, और प्रिंट करने के बदले यहाँ पर इस लाइन को लिख दो, और जहाँ पर %d हम कर रहे हैं तो यहाँ पर किसको प्रिंट करा देंगे, l को प्रिंट करा देंगे। तो कुल मिला के हम वेरिएबल में स्टोर करके करें या हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि strlen फंक्शन इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, %d लिखा है, क्योंकि लेंथ जो होगा स्ट्रिंग का वो इंटीजर में होगा। तो जैसे ही इसका हमने प्रिंट करेंगे इसको, तो इस प्रकार से हमारे पास 7 दिखाएगा। तो दैट इज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो सिंपल एक लाइन से हमारा लेंथ निकल गया। तो ये फायदा है स्ट्रिंग फंक्शन का, जिसका हम उपयोग करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन कई बार बोलता है, क्वेश्चन आता है कि बिना स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ किए आपको लेंथ निकालना है, तो आपको हमने पहला जो प्रोग्राम बताएं उसके अनुसार से बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग strcat, जो अभी हमने देखा था, दो स्ट्रिंग को कैटकेटनेस करने के लिए, जोड़ने के लिए एक लॉजिक हमने बताया था कि किस प्रकार से। तो अब यहाँ पर देखिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिंपली दो स्ट्रिंग को हमने लिया है, LK और गवेल को, और एक हमने फंक्शन यूज़ किया, सिंपल फंक्शन। देखो strcat s1, s2। तो s2 की वैल्यू कहाँ चला जाएगा, s1 में। इतना बस लिख देने से s1 में जो पहले से जो वैल्यू है उसके बाद ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से strcat फंक्शन काम कर रहा है, और इस फंक्शन का उपयोग हम इस तरीके से करेंगे। इस प्रोग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो इस प्रकार से ये कैटकेट करके दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, फंक्शन के थ्रू यदि हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो दो स्ट्रिंग को हम कैसे ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं कॉपी करना। जैसे अभी हमने देखा दो स्ट्रिंग को कॉपी, तो यहाँ पर भी आप देखो कॉपी करने के लिए सिंपल फंक्शन हमने किया strcpy, ये भी string डॉट एच का है। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन को इंक्लूड यूज़ करने के लिए हमको इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फंक्शन काम करेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कॉपी करना, S1 में पहले से हमने क्या रख दिया है, LK रख दिया है, S2 में हमने गवेल रख दिया है। अब हमने क्या किया, S2 को S1 में कॉपी किया, तो ये पहले की जो वैल्यू थी वो हट के क्या आ जाएगा, गवेल आ जाएगी, या जो भी पहले से वैल्यू रहेगा उसको रिप्लेस हो जाएगा नया वैल्यू। यदि यहाँ पर हम कुछ नहीं रखते हैं, सिंपली ये रखते हैं, तो ये इसके अंदर ये कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट इस प्रकार से दिखेगा। strcpy, तो यहाँ पर पहले ध्यान में रखना ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, तो सोर्स से कॉपी करेगा डेस्टिनेशन में। इस प्रकार से हमने तीनों फंक्शन को हमने देख लिया कि किस प्रकार से बिना फंक्शन यूज़ किए हमने प्रोग्राम बनाया और फंक्शन के द्वारा हमने प्रोग्राम बनाया। नेक्स्ट देखते हैं str रिवर्स, strrev स्ट्रिंग रिवर्स, जैसे अभी हमने उल्टा किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रिंग रिवर्स का ये फंक्शन हमने यूज़ किया strrev str। तो ये सिंपल हमने str में हमने लिया LK गवेल को हमने स्टोर करा दिया यहाँ और हमने प्रिंट कराया एज इट इज़। अब आफ्टर रिजल्ट तो ये फंक्शन को हमने कॉल किया तो ऑटोमेटिकली इसको उल्टा करके प्रिंट कर देगा ये। तो कुल मिला के इन दोनों फंक्शन को यूज़ हम कर लिए कि किस प्रकार से स्ट्रिंग रिवर्स काम कर रहा है। तो स्ट्रिंग रिवर्स ऑलरेडी रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप को ही, पॉइंटर टाइप का रिटर्न करता है, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर दिए हैं। तो इस प्रोग्राम से समझ में आ गया, एक इनिशियलाइज किए हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया, फिर आफ्टर रिवर्स करके हमने प्रिंट करा दिया। बहुत सिंपल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम से हमको समझ में आ गया कि किस प्रकार से फंक्शन काम कर रहा है। कौन सा फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन में strrev स्ट्रिंग रिवर्स। अब इन्हीं प्रोग्राम को देख के एक हम प्रोग्राम बना दिए हैं पैलिंड्रोम का, कि पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं। तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि यदि हम कोई स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं और रिवर्स स्ट्रिंग और पहले स्ट्रिंग दोनों सेम होता है, तब हम उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पैलिंड्रोम में किस प्रकार से हमने यूज़ किया है। यहाँ पर लॉजिक ही यूज़ करके हम बनाए हैं, आप चाहो तो फंक्शन का यूज़ करके बना सकते हो। तो फंक्शन का यूज़ करने के पहले हम लॉजिक पहले देख लेते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग ले लिया, हमने एक फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पर str लेंथ निकालने के लिए, और h हमने लिया है उसकी लेंथ के लिए है। तो पहले हम कैसे लॉजिक कैसे काम कर रहा है उसको आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को हमने लिया, यहाँ पर फंक्शन है इस पैलिंड्रोम, यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग आएगा, इस स्ट्रिंग का हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर लेंथ निकाला और लेंथ निकालने के बाद हमको पता चल गया कि उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, और लेंथ निकालने के बाद हमने उसका एक कम कर दिया। तो एक कम इसलिए किए हैं क्योंकि इसकी लेंथ 7 है, तो हमारा अंतिम ब्लॉक कहाँ पर होगा, 6 होगा। तो h का मतलब है ये 6 है, ये h6, इस स्ट्रिंग की बात करेंगे तो h निकलेगा, और l क्या है, ये l है 0। तो अब h को हमको l के साथ कंपेयर करना है, ये बिल्कुल हमको ध्यान रखना है। h को यदि ये h की वैल्यू मतलब स्ट्रिंग h की वैल्यू a को हमको कहाँ से कंपेयर करना है, पहले ब्लॉक से। दोनों यदि सेम है तब फिर h को हम कम करेंगे और l को हम बढ़ाएंगे, तो l इस तरीके से जाएगा और h जो है इस तरीके से इस तरफ जाएगा। कब तक जाएगा दोनों, जब तक h बड़ा है l से, क्योंकि बराबर हो जाएगा, h कम होते जाएगा l बढ़ते जाएगा। तो एक पोजीशन ऐसे आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे और h की वैल्यू कम हो जाएगी और l की वैल्यू बढ़ हो जाएगी। तो हमको आगे और नहीं जाना है, हमको कब तक जाना है, जब तक कि h की वैल्यू बड़ा है l से, तब तक h को आगे इधर कम होते जाना है और l को बढ़ाते जाना है। तो अब प्रोग्राम से हम चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रोग्राम काम कर रहा है, ये एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। तो पहला एग्जांपल हम इसकी को लेते हैं। तो हमने स्ट्रिंग को लिया, यदि सब मैच कर लेता है
तो वो पैलिंड्रोम होगा, और यदि कहीं पर भी डिफरेंस आता है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो ये सिंपल लॉजिक है। तो आप चलो चेक करते हैं। तो हमने इस स्ट्रिंग को लेते हैं, पहला एग्जांपल को हम लेते हैं। तो यहाँ पर h की मान क्या आ गई, 6 हो गए, l का मान 0 हो गया। तो अब हम चेक करते हैं strl प्लस प्लस, मतलब पहले की वैल्यू को चेक करने के बाद फिर प्लस प्लस करेगा। तो a को हमने चेक कर लिया, इसको a को चेक के लिए नॉट इक्वल टू, ये तो इक्वल है, इक्वल है तो कुछ नहीं करना है, इक्वल है तो क्या होगा, आगे लूप बढ़ जाएगी। फिर str प्लस प्लस से बढ़ जाएगा और h माइनस माइनस है तो ये कम हो जाएगा। तब नेक्स्ट टाइम ये आ गया 5, तो 5 और 1 को हमने चेक किया, नॉट इक्वल टू, नहीं ये तो इक्वल है, तो फिर आगे क्या हो जाएगा, ये फिर ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो ये भी क्या हो गया, h की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई है, और l की वैल्यू 2 हो गई। दोनों को चेक करते हैं, b और b दोनों भी सेम है। तो अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो ये दोनों मिडिल में आ गए। तो अब ये कंडीशन देख लो, h ग्रेटर देन, तो दोनों बराबर है, तो ज़रूरत नहीं है, आगे बाहर टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही ये बाहर टर्मिनेट हो गया तो अब क्या हो गया, पूरा लूप कंप्लीट हो गया है, मतलब परसेंटेज पैलिंड्रोम। तो ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम, क्योंकि 3 आगे है और 3 इधर है, इसका मतलब बीच में एक ही करेक्टर होगा और उसको कंपेयर खुद से करना है। तो ये पैलिंड्रोम हो गया। अब हम इस एग्जांपल से कंपेयर करते हैं, दूसरे एग्जांपल को हम लेते हैं, फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, करेक्टर हमने बदल दिया है। तो ये h है और ये है l, तो l और h बराबर है, यस। अब हम देते हैं h कम होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और l जो है बढ़ेगा। तो l, इन दोनों को हम चेक करते हैं तो ये दोनों भी बराबर है, अगेन l 2 में आ जाएगा और ये 3 में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं नॉट इक्वल टू, ये आ गया कंडीशन, c और b इसमें आ गया नॉट इक्वल में, इफ दिस इज नॉट इक्वल, यस दिस इज नॉट इक्वल, तो क्या बोलना है इसको, नॉट ए पैलिंड्रोम, और क्या कर देना है, रिटर्न, रिटर्न मतलब बाहर, फंक्शन से बाहर। तो ये कंडीशन जो है नॉट ए पैलिंड्रोम का है, और ये कंडीशन से पैलिंड्रोम का है। तो इस प्रकार से ये लॉजिक है कि किस प्रकार से हम किसी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो पहला एग्जांपल हमने इसीलिए लिया था, इसको लिया था जो पैलिंड्रोम था, और दूसरा एग्जांपल हमने इस तरीके से लिया था जो पैलिंड्रोम नहीं था। और इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो या कोई वेरिएबल ले सकते हो, इनपुट करवा के डाल सकते हो। मेन चीज़ है हमारा ये फंक्शन, जो कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है वो हमने देखा। तो इस लेक्चर में आपने स्ट्रिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, स्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करता है, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग एरे को ही हम क्या, करेक्टर एरे को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू।